So the topic today, I have selected SciTune and SciTunix, learn and enjoy science. So it's a new area entirely together in the whole world. And what happens today, we are attending not a seminar conference as usually we used to attend. We are attending a webinar today. अगर आपको याद होगा तो पैंडेमिक के पहले, लॉकडाउन के पहले शायद हमको ये शब्द पता नहीं था व्हाट इज एग्जैक्टली वेबिनार. तो वेबिनार अगर सीधे शब्दों में कहें कि इट्स अ सेमिनार व्हिच इज कंडक्टेड ओवर द वेब और द नेट. और यहाँ पे फायदा क्या है कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ और आपसे मैं मुखातिब हूँ हैदराबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं भी, इंक्लूडिंग हरिद्वार. तो ये एक फायदा है, आप देख सकते हैं लोगों को, आप उनके साथ चैट कर सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल दैट. इसमें एक फायदा भी है कि मैं घर से लेक्चर दे रहा हूँ. सो हियर यू कैन सी द ड्रेस आई एम वियरिंग. और मैं अपनी वाइफ से कह रहा हूँ कि डार्लिंग आई एम फुल्ली रेडी टू डिलीवर माय टॉक. बिफोर दैट कैन आई गेट अ कप ऑफ टी प्लीज. तो ये एक एडवांटेज है घर से लेक्चर डिलीवर करने का. नोबडी माइंड्स व्हाट यू आर वेयरिंग बिलो. सो कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक, जब आप साइंटिस्ट के लेक्चर अटेंड करते हैं, बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट, बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ी देर बाद आप गौर से देखिए आपकी हालत कैसे होने लगती है. और 10-15 मिनट बाद ऐसी हालत हो जाती थी. लेकिन अब कोई सोता नहीं है. अगर लेक्चर में बोरियत है, समझ में नहीं आ रहा, टेक्निकल है, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक तक सब निपटा डालते हैं. तो ये एक सिनेरियो है. और इसमें जो दिक्कत वो है ये कि जो स्पीकर है वो ये भूल जाता है कि वो एक बहुत बड़ा रिनाउंड एक्सपर्ट है, लेकिन जो सामने वाले हैं वो शायद उतने ही बड़े एक्सपर्ट नहीं है. सो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप एंड दैट मेक्स ऑल दीज थिंग्स टू हैपन. तो मैं आपको आज साइंस की दुनिया में ले चलता हूं. कैन यू सी द प्रेजेंट स्लाइड? एनी प्रॉब्लम? No, sir. It is visible. So today I welcome to the world of SciTunes to all of you. और ये जो कंसेप्ट है इसकी हिस्ट्री से, देन आई विल कम ऑन टू द मेन टॉपिक. ये आप देख रहे होंगे आपके सामने. इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री कॉल्ड सिंगापुर. और यहाँ पे मैंने लाइफ का पहला लेक्चर दिया था और वो डेट थी 26 मई 1988. माय टॉपिक वाज वेरी बोरिंग. Development of drugs and pharmaceutical industry in developing countries. So I thought people will sleep on my lecture. What to do? अब चूंकि ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी, पहला लेक्चर था और वो भी विदेश में, और तब आपकी हालत बहुत खराब होती है. मैं 1 घंटे का लेक्चर बना के ले गया था, लेकिन जब मेरा लेक्चर शुरू हुआ तो मुझे कहा कि आपको 10 मिनट में लेक्चर खत्म कर देना है. और मैं बड़ा नर्वस. लेकिन जैसे ही मैंने लेक्चर शुरू किया तो मैंने अनाउंस किया कि मैं आपको एक नए तरह के कार्टून्स दिखाने जा रहा हूं, probably for the first time in the world, and these are called SciTunes. They are the combination of science and cartoon, and through them only I'll deliver my lecture. लेक्चर शुरू हुआ और जब खत्म हुआ तो मैं बहुत नर्वस था. मैंने घड़ी देखी तो मैं 1 घंटा बोलता रहा और चेयरमैन साहब को भी घंटी बजानी याद नहीं रही. तो इस तरह से क्या हुआ कि 26 मई 1988 को अनजाने में एक नया शब्द दुनिया में आया, SciTune, और इस लेक्चर पे मुझे लाइफ का पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला. तो व्हाट आर एग्जैक्टली SciTunes? SciTunes are the cartoons which are based on science. So they not only make you smile and laugh, but also provide information about new researches, subjects, data, concepts in a very simple, understandable and interesting way, so that आपको कार्टून के थ्रू वो सारी साइंस की टेक्निकल बातें याद रहें. अब अगर आप एक SciTune का स्केलेटन देखेंगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक चीज होती है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और यही वो बात है जो मुझे आप तक पहुंचानी होती है. लेकिन ये बात आपको सिंपल लगे, समझ में आ जाए, आपको थोड़ा मजा आए. सो आई एड ए कार्टून. और फिर कार्टून क्या बोलता है, सबसे नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड सटायर, और इन हिंदी व्यंग और कटाक्ष. तो मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहूंगा कि जैसे मुझे अगर एक लेक्चर देना है मलेरिया, फाइलेरिया या डेंगू पे, और जो ऑडियंस है अगर उसको यही पता नहीं है व्हाट इज द पैरासाइट, तो वो क्या मेरा लेक्चर एंजॉय कर पाएगा? आंसर इज नो. सो आई मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. फर्स्ट आई मस्ट टेल देम व्हाट इज अ पैरासाइट. आप सबको पता है ऐसे प्लांट्स एनिमल जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं. एंड द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नोन एज पैरासिटोलॉजी. एक पूरा साइंस है, एक पूरा विज्ञान है
और अब यहाँ पे क्या आता है, दिस इज द साइंस, नाउ कम्स द कार्टून पार्ट। ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, दिस इज ड्रॉन बाय मी ओनली, नोबडी एल्स। जितने भी आप साइंटून देखेंगे, दे आर ड्रॉन बाय मी। अब यहाँ पर ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पैरास्टोलॉजी है, और डिश में वो पैरासाइट है जो हमारे पेट में होते हैं, जैसे राउंड वर्म है, ये बीच में एंटामीबा हिस्टोलिटिका है जो ब्लड डिसेंट्री फैलाता है, ये सांप जैसा टीनिया सोलियम है, फ्लैट वर्म है जो 5 फीट लंबा हमारी इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब ये सारे पैरासाइट आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और जाहिर है मेरे जैसे एक साइंटिस्ट को अच्छी नहीं लग रही है। वो पैरासाइट कह रहे हैं कि सी दी साइंटिस्ट, they exploit us for publishing research papers, getting PhD, attending seminars, visiting abroad, and still they call us parasite। मतलब असली पैरासाइट है कौन? वो हम पे टांट कर रहे हैं कि साहब आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो हर काम के लिए, चाहे वो पेपर पब्लिश करना हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे फॉरेन विजिट हो, बट यू आर कॉलिंग अस पैरासाइट। नो, द पैरासाइट इज ऑन द राइट हैंड साइड। अब मैं आपको एक ये कार्टून दिखाना चाहूंगा विच वाज पब्लिश्ड बाय केमिस्ट्री इंटरनेशनल फ्रॉम न्यूयॉर्क, और पूरी दुनिया में ये कार्टून गया। एक छोटा सा कार्टून ऑन ब्राउनिन मूवमेंट। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में कि अगर एक पानी के ग्लास में कोई फ्लूइड रखा है तो उसके जो पार्टिकल हैं दे कीप ऑन बम्बार्डिंग ईच अदर, एंड दिस जिग जैग मूवमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनिन मूवमेंट। बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ आई मेक ए कार्टून। यहाँ पर आप एक प्रोफेसर साहब देखिए बड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से स्कूटर चला रहे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाला उनको जानता था कि भाई प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसने कहा बड़े उनसे रिस्पेक्टफुली, और कहा कि दिस इज नॉट योर लैब, रिमेंबर प्रोफेसर, आप एक आदमी है और पार्टिकल नहीं है जो सड़क पे आप ब्राउनिन मूवमेंट करते हैं टेढ़ा मेढ़ा चला के। आपका तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, आपका चालान भी कहीं कट सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। अब एक छोटे से कंसेप्ट को थ्रू कार्टून्स यू कैन इजिली रिमेंबर। अब मैं आपको एक ऐसा कार्टून दिखाना चाहता हूं जिसने पूरे लखनऊ को बदल दिया। आज से 30 साल पहले लखनऊ नगर निगम का ट्रक कूड़ा ऐसे लेके निकलता था, खुला ट्रक, पीछे अगर उसके आप स्कूटर या मोटरसाइकिल से हैं तो कब आपके ऊपर एक भीगा जूता गिर जाए और कचरा गिर जाए, बॉटल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप बड़ा जान बचा के चलते थे। और ये ट्रक जिधर से निकलता था, एक कहावत थी कि महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं अपने पद चिन्ह छोड़ते जाते हैं, तो वही इस ट्रक की हालत हुआ करती थी। तो मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे शासन की तरफ से स्पीकर था प्रोग्राम में, और मंत्री जी मेरे बगल में थे, डायरेक्टर एनवायरनमेंट बगल में थे, पूरा हॉल भरा हुआ था 1000 लोगों से। तो यहाँ ये कार्टून मैंने मंत्री जी को दिखाया। इसमें आप देखिए जो ड्राइवर है उसका चेहरा गौर से देखिएगा, बड़ा मुस्कुराता हुआ मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसका दोस्त उससे पूछ रहा है कि सुनो तुम ये जो 5-6 ट्रक कूड़ा लेके निकलते हो लखनऊ में, इसको फेंकते कहाँ पे हो? तो उसने कहा अरे इसमें क्या टेंशन है, कूड़ा ट्रक में भरा, शहर के 4 चक्कर लगाए, कूड़ा खत्म, फिर लोड कर लिया। अब ये घटना तो छोटी सी थी, लेकिन मंत्री जी को तुरंत ये चुभ गई, और उन्होंने वहीं पे म्युनिसिपल कमिश्नर जो थे लखनऊ के, उनको कहा कि 15 दिन आपको मैं समय देता हूं, उसके बाद कोई भी लखनऊ नगर निगम का ट्रक इस तरह से खुला नहीं चलेगा। और एक छोटे से कार्टून ने पूरी लखनऊ की हालत बदल दी। ऑल द ट्रक्स टुडे, द गार्बेज ट्रक्स इन लखनऊ, दे कैरी द गार्बेज विच इज टोटली कवर्ड एंड फुल्ली कवर्ड, नो स्पिलेज इज देयर। ये डॉक्टर मनोज पटेरिया है जो भारत सरकार में एडवाइजर है डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो एक लेक्चर इस कंसेप्ट का हो रहा था यूरोपियन साइंस फेस्टिवल बार्सिलोना स्पेन में। दैट टाइम ही इंट्रोड्यूस्ड दिस, दैट द कंसेप्ट ऑफ साइंटून्स एंड साइंटूनिक्स is the gift of India to the world in the area of science education and science communication. So thank you Dr. Pateria। और ये जब कंसेप्ट मैंने शुरू किया तो बड़ा मुश्किल था। इट वाज अ न्यू कंसेप्ट, नोबडी वाज रेडी। हर आदमी कहता था कि यार आप साइंटिस्ट हो, क्या बेवकूफी का काम करते हो, आर मेकिंग कार्टून्स। बट मैं देख रहा था कि लेक्चर के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे। मेरे पहले लेक्चर का पहला टॉपिक था ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग रिसर्च। फिर मुझे एनवायरमेंट एंड हेल्थ पे बोलने का मौका मिला, और हर एक की यही शर्त होती थी कि हम आपका लेक्चर सुनना तो चाहते हैं, बट वेयर यू यूज साइंटून्स इन योर लेक्चर। तो अब वहां से लेक्चर शुरू हुआ ड्रग इंडस्ट्री से लेके, फिर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइंस्पायर्ड इंजीनियरिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ग्लाइकोबायोलॉजी, बहुत सारे विषय जुड़ते गए। अब दिक्कत ये थी कि भारत में कोई मानने को तैयार ही नहीं था ये कोई नया विषय है, उनको लगता था इट्स अ यूजलेस वर्क।
तो मैंने सोचा अगर आपको भारत में रिकॉग्निशन होना है तो सबसे पहले आपको विदेशों में जब रिकॉग्निशन मिल जाएगी तो आपको हर आदमी रिकॉग्नाइज करेगा. So I started sending my scientists to American Chemical Society America, International Union of Biochemistry England, जिनका जर्नल था ट्रेंड्स इन बायोकेमिकल साइंसेस, उसमें ये छपने लगे. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC स्वीडन, WHO, यूनेस्को, UNEP, बहुत लंबी लिस्ट थी. और एक साल के अंदर इन सारी विश्व की बहुत सारी संस्थाओं ने they all accepted the concept of ScienTune and they said, I think ScienTune is the best way to communicate science to the people who are not the scientists, who are not from science background, and they are and also equally useful for the speaking to the scientific people. तो यहां से अब एक साल में आपको बताएं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो नोबेल प्राइज देती है केमिस्ट्री में, उनको मैंने एक रिसर्च पेपर भेजा एंड द टाइटल ऑफ माय रिसर्च पेपर वाज साइंटून्स ओनली. और इन दैट रिसर्च पेपर आई सजेस्टेड कि हम केमिस्ट्री के रूल्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग साइंटून्स. And this was actually published by 32nd International Union of Pure and Applied Chemistry World Congress that was held in Stockholm, Sweden. यहाँ मैंने एक कार्टून आपको याद होगा, और उसके पहले मैं छोटा सा आपको एक बताना चाहूंगा कि एटम आपको याद है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर एक सर्कल में घूमते रहते हैं जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं. और जो सबसे पास ऑर्बिटल होती है न्यूक्लियस के वो s ऑर्बिटल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, मान लीजिए p ऑर्बिटल में 3 खाने हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, और सपोज करिए 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या पहले खाने में 2 चले जाएंगे, दूसरे में 2 चले जाएंगे, तीसरा खाली रहेगा? नहीं. तो एक नियम है दैट इज कॉल्ड हुंस रूल, और हुंस रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड अप होंगे, उसके बाद जब वो भर जाएगी ऑर्बिटल तब डबलिंग स्टार्ट होगी. अब यहाँ पे प्रोफेसर साहब अपनी वाइफ के साथ आए हैं और कॉन्फ्रेंस के रजिस्ट्रेशन काउंटर बोर्ड पे एक नोटिस लगी है एंड दैट सेज allotment of double rooms in this hotel is based on Hund's rule that the rooms will not be doubled till they are occupied singly first. यानी जब रूम अलॉटमेंट होगा तो प्रोफेसर साहब तो एक कमरे में जाएंगे, मैडम दूसरे कमरे में. व्हेन द डबलिंग स्टार्ट यू कैन इमेजिन व्हाट डिजास्टर विल हैपन. अब ये जब कार्टून छपा वहां स्वीडन में, और इसमें बहुत कई हजार लोग आए थे, 40 नोबेल लॉरेट आए थे, मेरे पास बहुत सारे लोगों की चिट्ठियां आई कि शायद लाइफ में वो हुंस रूल कभी नहीं भूलेंगे. एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक द वेबसाइट ऑफ माय वर्क. तो मैंने वेबसाइट बनाई दैट इज कॉल्ड www.scientune.com, और उसका उद्घाटन किया था IUPAC के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डेविड ब्लैक ने 2010 में. ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर कार्लोस टेक्सीरा फ्रॉम ब्राजील. ये मेरे साइंटून्स की एग्जीबिशन भारत पूरी दुनिया में लगाते हैं, और ये मेरे साइंटून की एग्जीबिशन, वो पेरिस्टालजी वाला आप कार्टून देख सकते हैं. दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्की. एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी where I was the chief guest to inaugurate the conference and give the first lecture. वहां पे ये साइंटून एग्जीबिशन पूरी लगाई गई थी. तो अब मैं पूरे देश में लेक्चर देने लगा, कश्मीर तो कन्याकुमारी, असम तो गुजरात, और एशिया से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में जाने लगा मैं. और जब मैंने 600 लेक्चर दे लिए, आई थॉट व्हाई नॉट टू कॉइन दिस वर्क एज ए न्यू साइंस. तो 2006 दिसंबर 5 को मैंने सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में ये अनाउंस किया कि साइंटोनिक्स एक ऐसी नई ब्रांच है साइंस की जिससे हम साइंस को आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं. द कॉम्प्लेक्स रिसर्च, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स, कॉम्प्लेक्स डाटा इन ए वेरी सिंपल वे. और इस तरह से एक ये नया विषय बन गया, और टुडे इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन द एरिया ऑफ साइंटोनिक्स. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज साइंटून और साइंटोनिक्स MSc के सिलेबस में भारत की कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाने लगे हैं, and in B.Ed syllabus also in Rajasthan and in countries like Brazil also, वहां के MSc के सिलेबस में ये आ गए हैं. मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा. इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, that was celebrated in Colombia and Latin America. और वहां पे जो खास बात थी जो इस साल कही गई थी, यहाँ पे एक महिला आप देख रहे होंगे. This lady is actually Inger Anderson, Executive Director of the United Nations Environment Program. और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि 2020 जो है ये हमारे लिए अर्जेंसी, एम्बिशन और एक्शन का ईयर है.
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो होगी टू फुल्ली इनकॉर्पोरेट नेचर बेस्ड सोल्यूशन इनटू ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। यानी अगर हमें ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को देखना होगा, उसको सही करना होगा, तो हमें नेचर की तरफ बढ़ना होगा, नेचर की तरफ झुकना होगा। दैट वाज द मैसेज शी गिव। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले हमने दिवाली मनाई थी, और आपको याद है दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी जब रावण को मार के अयोध्या वापस आए तो उनके स्वागत में दिए जलाए गए, और इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। लेकिन क्या आपने किसी रामलीला में, टेलीविजन पे, रेडियो पे, या किसी एक्चुअल रामलीला में कभी ये देखा कि 14 साल जो राम लक्ष्मण सीता जी बाहर थे और ज्यादातर समय वो जंगल में रहे, वो बीमार पड़े? तो अगर नहीं बीमार पड़े तो उनकी लाइफ का क्या सीक्रेट था जिससे दे वर रिमेन हेल्दी? तो ये यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे हैव पब्लिश डाटा, और उन्होंने बताया कि उन जो पंचवटी में अधिकतम समय राम लक्ष्मण सीता जी रहे और जो उनका अच्छा हेल्थ थी, अच्छा स्वास्थ्य था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द 5 ट्रीज पंचवटी। पहला पेड़ जो था जो पूरब की दिशा में लगा था वो था पीपल, और आपको पता है पीपल इज द हाईएस्ट ऑक्सीजन गिविंग ट्री ऑन द अर्थ। आंवला साउथ में लगा था, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत, लगभग 30 संतरों के बराबर कहा जाता है एक आंवले में विटामिन सी होता है। गर्मी तब भी होती थी तो स्प्लिट एसी कोई नहीं लगा था पंचवटी में कि सीता जी ऑन कर देती, तो ठंडा कैसे रहे उनका पूरा घर। तो उसके लिए लू, आपको याद है, पश्चिम से पूरब चलती है, तो पश्चिम की दिशा में बरगद के पेड़ लगे थे। वाई? बिकॉज बरगद इज द कूलेस्ट ट्री ड्यूरिंग द पीक समर टाइम। अगर आप किसी भयंकर गर्मी में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के देखेंगे तो आपको बड़ा कंफर्टेबल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अशोक लगा था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, महिलाओं की बीमारियों में, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग और बीपी लोअरिंग प्रॉपर्टी अशोक में पाई जाती हैं। और अंतिम जो पेड़ था वो बेल था, जो उत्तर की दिशा में लगा था, और बेल आपको पता है हमारे पेट के लिए उससे बढ़िया रामबाण औषधि कोई नहीं है। तो अब ये 5 पेड़ जो हैं, आज अफसोस की बात क्या है कि हम 5 इन पेड़ों को भूल गए हैं। आज शहर का एक लड़का वो क्राइसेंथेमम, ग्लैडियोलस और रोज तो जानता है, बिकॉज ही हैज टू ऑफर रोज टू हिज गर्लफ्रेंड ऑन वैलेंटाइन डे, लेकिन शायद पीपल, बरगद को वो नहीं पहचान पाते हैं कॉन्वेंट के बच्चे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक टीवी स्टूडियो वाले हैं, और आपको पता है जब हम लाइव कवरेज करते हैं तो ओबी वैन आती है, तो वो फोन कर रहा है अपने स्टूडियो की फौरन ओबी वैन भेजो। और एक ऐसा आदमी मिला है जो जिसका अगर हम इंटरव्यू दिखाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम वो सबसे पहले चैनल हैं, उस आदमी से आपको लाइव मिलवा रहे हैं जिसने 25 साल पहले असली पीपल का पेड़ देखा था। अभी हालत यही हो गई है कि हम इन अपने देश के पेड़ों को ही भूल गए हैं। तो मैं आपको ये पीपल के पत्ते आप सबने देखे होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, आप देखिए उसकी डिजाइन भी बनी है पीपल के पत्ते से। ये आपके सामने पीपल का पेड़ है, फाइकस रिलीजियोसा। मुझसे ज्यादा आप सब बहुत बढ़िया जानते हैं, आप सब विशेषज्ञ हैं। बरगद फाइकस बेंगालेंसिस आपके सामने है। और ये एक बात जो मैंने बताई, उसके अलावा बहुत सारी औषधि प्रॉपर्टीज इन 5 पेड़ों में है। ये 5 पेड़ जो है अगर कहा जाए तो मनुष्य को एक अच्छी जिंदगी, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा बरगद के पेड़ की पूजा हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है, लेकिन ऐसी पूजा मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी किया करती थी, और अम्मा जी के साथ मैं जाता था, और तो घर से थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वेयर शी यूज्ड टू वर्शिप लाइक दिस। क्यों हम बरगद की पेड़ की पूजा करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरगद की आयु बहुत होती है, 1000 साल से ऊपर होती है, और महिलाएं अपने पति और बच्चों की अच्छी आयु के लिए, अधिक आयु के लिए वो एक व्रत करती हैं। लेकिन अब मेरी पत्नी कैसे पूजा करती है आजकल, अगर आप कहें तो एक दिन पहले बाजार में 5-5 रुपए की टहनियां बरगद की बिकती हैं, वो खरीद में लाता हूं और वो पूजा करती हैं। लेकिन भविष्य में कैसे पूजा होगी, मैं आपको उसके लिए अब ले चलना चाहता हूं आप ही के यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो आपकी है, वहां पे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे पूजा होगी, तो वहां पे प्रोजेक्टर ऑन कर दिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा कि भाई सारी महिलाओं जो हरिद्वार की हैं उनसे अनुरोध है कि हमने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है। माननीय मंत्री जी भी पधार चुके हैं राजधानी से, और सभी महिलाओं से अनुरोध है कि आप आके वट वृक्ष पूजा आराम से कर सकती हैं, क्योंकि शायद ये तो पेड़ बचेंगे नहीं अगर ऐसे ही जंगल कटते रहे, तो होगा क्या आने वाले समय में।
बेल मैंने आपसे बताया था, आपके सामने है ये, और इसको इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहते हैं। फाइलेंथस सिम्बलिका यानी आंवला आपके सामने है। और ये जो अशोक है, अक्सर लोगों को ये भ्रांति होती है कि जो हमारे घरों के सामने सीधे अशोक जाते हैं, they were planted in पंचवटी, but that was not the case। जो अशोक वहां पे लगा था पंचवटी में, that was called सीता अशोक। अगर आप लखनऊ में हैं तो आईटी कॉलेज, जो लड़कियों का बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने फोटो वहीं से ली है सीता अशोक की। तो ये 5 पेड़ पंचवटी के बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखें, जो हमारे भारतीय संस्कृति के पेड़ है, पाकड़ है जैसे, तो पाकड़ इतना घना पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को आप देखिए, उसमें कितने पक्षी रहते हैं, मोर उस पे रहता है, आम के पेड़ पे तोता रहता है। तो हमने कितने ऐसे अच्छे वृक्षों को भारत में लगाया है। लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में हम अपने भारतीय पेड़ों को ही भूल गए। वी स्टार्टेड प्लांटिंग फॉरेन ट्रीज, दैट वाज डिजास्टर्स। तुलसी, पैंडेमिक टाइम में, कोरोना के टाइम में, आप सबको पता है तुलसी का काढ़ा लेके हम कितना जागृत हो गए तुलसी के लिए। ये बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड यू सी स्टैचू ऑफ सिंबॉलिक तुलसी, और असिमम सैंक्टम आपको पता ही है उसका नाम। मैं आपको औरंगजेब की कब्र दिखाना चाहता हूं, जो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। जब आप एलोरा की गुफाएं देखने जाते हैं, ये कब्र मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में इट वाज नॉट ओनली हिंदूज हु वर वर्शिपिंग तुलसी, लेकिन औरंगजेब ने भी कहा था मेरे मरने के बाद मेरी कब्र कच्ची बनाई जाए, जो आज भी कच्ची है, और उस पे तुलसी का पौधा लगाया जाए। मैं ये फोटो देख के आया हूँ साक्षात, आप जाके खुद देख सकते हैं वहां पे कि वो पौधा आज भी जिंदा है 400 साल के बाद। क्योंकि उसी में से जब एक पौधा कुमलाने लगता है, मरने लगता है, तो दूसरा एक नया पौधा निकल आता है। तो ये हमारे घरों में हम तुलसी को लगाते हैं। और आप देखिए जो तुलसी, आखिर क्या कारण है कि हजारों साल से हम एक पेड़ को पूजते चले आए हैं। और उसका कारण ये है कि अभी तो हम शायद जान ही नहीं पाए हैं वाई वी आर वर्शिपिंग तुलसी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन इंडिया। तो अभी एक टीम है, डॉक्टर शास्त्री, ए.के. शास्त्री है, सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो सीएसआईआर का एक संस्थान है लखनऊ में, उन्होंने तुलसी के पूरे जीनोम पे काम करना शुरू किया है, जिसमें 53,480 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। और आप देखें कि तुलसी में एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी हार्ट के लिए बहुत अच्छी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, इम्यून बूस्टर है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, मॉस्किटो रिपेलेंट है, और गले के लिए कितनी अच्छी है, कफ के लिए कितनी बढ़िया है। तो आप सोचिए हम कैसे इनको, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इनमें। तो आप सोचिए हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और एंट्रोवायरस के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं इसमें जो कंपाउंड होते हैं हल्दी में। तो यही कारण है कि हल्दी हम, सॉरी, ये तुलसी को हम पूजते चले आए हैं हजारों साल से। और लेकिन अगर ऐसे ही तुलसी के पेड़, ऐसे ही जंगल कटते रहे, तो भविष्य में तुलसी की पेड़ की कैसे पूजा होगी। तो मैं आपको 1000 साल आगे ले चलना चाहता हूँ भविष्य में। यहाँ पे आप देखिए महिला तुलसी को जल चढ़ा रही हैं, और 2 छोटे चूहे आपस में बात कर रहे हैं अपने एक दूसरे से। वो कह रहे हैं कि जो लेडी है, इनकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की दादी हरिद्वार में रहा करती थी, और उस जमाने में 2021 में उनके पास असली तुलसी के पेड़ हुआ करता था, और एक 24 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा भी होता था, जिससे फोटो लेके और उसको लेमिनेट करा के वसीयत पे छोड़ गई थी, जिसपे जल चढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसी भली ना हो जाए, बट आई थिंक इट इज वार्निंग अस in the direction we are going. And this my sign was shown on Good Morning America, American television channel पे ही दिखाया गया था, just to warn people कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये पेड़ हमारे लिए जरूरी है, तो उतनी ही जरूरी है हमारी बायोडाइवर्सिटी। जो तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, और बायोडाइवर्सिटी बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन। डाइवर्सिटी माने भिन्नता, बायो मीन्स लिविंग चीजों में, दैट मीन्स द मोर वेराइटी यू हैव इन द लिविंग थिंग्स इन एनी कंट्री, we can say that country is very rich in the biodiversity. It can be animal diversity or it can be plant in diversity or anything. अब मैं आपको एक छोटा सा ये जानवर दिखा रहा हूँ जो रेप्टाइल होता है, और ये 1 से 1.5 फीट के बराबर होता है। शिवाजी महाराज किलों को जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसके कारण क्या है कि इसकी ग्रिप पावर बहुत स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ये बड़ी तेज पकड़ बना लेता है अपनी। और उनके जो सैनिक थे इसको रस्सी से बांध के इसको किलों के ऊपर फेंक दिया करते थे, और फिर ये पकड़ बना लेती थी, और एक आदमी चढ़ जाता था पकड़ के रस्सी, और अंदर से किले के गेट खोल देता था।
दिस बंगाल मॉनिटर वेरनस बेंगालेंसिस हमारे देश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसको गोह कहा जाता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर जंगल नहीं होंगे, हमारे ये जीव जंतु नहीं बचेंगे, तो उसका नुकसान कहां होगा। अब मैं आपको कैसे प्राणी से मिलाना चाहता हूं जो छिपकली के बराबर होता है। मैंने इसको चाइना में देखा है, इसको छुआ भी है इसके पैरों पे। और ये जो प्राणी है इसका नाम है गेको। ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप करने वाला प्राणी है, जो छोटा सा होता है छिपकली के बराबर। इसकी पावर ये है कि अगर मैं 70 किलो का हूं और 700 किलो वजन लेके छत पे उल्टा दौड़ूं और गिरूं नहीं। दैट इज द ग्रिप पावर दिस गेको हैज। अरुणाचल प्रदेश में ये होता है 5 से 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक में। इट यूज टू बी स्मगल्ड टू चाइना। अब दिक्कत जो है वो ये है कि अब हमने क्या किया, हमने अपने गोह से कुछ नहीं सीखा। लेकिन चाइना वालों ने, जब उन्होंने इस गेको को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जिसके लिम्स होते हैं उसमें 29,000 ग्रिप पॉइंट्स होते हैं। और ये जो पॉइंट है तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ टेनी एडहेसिव हेयर्स होते हैं, 200 नैनोमीटर साइज के, जिनसे ये ग्रिप बनाता है। And remember, it has to walk, it has to run, so gripping, ungripping goes at the same time. और इस छोटे से जानवर से उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने, मतलब ये इतना स्ट्रांग है, देखिए कह रहा है कि कम ऑन स्पाइडरमैन, आई चैलेंज यू, कैन यू कम्पीट विद मी। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने गेको टेप बना दिया। अब आप देखिए ये गेको टेप से एक आदमी पूरा लटका है जो लगभग 80-90 किलो का है और गिर नहीं रहा है। फायदा क्या होगा, आने वाले समय में आपको जब एलईडी टांगना होगा दीवार पे, या आपको स्प्लिट एसी लगाना होगा, तो शायद ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली यू पुट दिस गेको टेप और आप पूरा स्प्लिट एसी 50 किलो का वहां पे टांग सकते हैं। आप 20 किलो का एलईडी टांग सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ द गेको टेप। और ये कहां से प्रेरणा लेके बनाए, छोटी सी छिपकली से। और आप देखिए ये वही गेको लगा के कैसे ये ऊपर चढ़ रहे हैं छत पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर बिजली चली जाती है तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ए फायर, ए पर्सन कैन यूज दीज गेको रोबोट्स, है ना, इनको कहा जाता है। और इस तरह से उन्होंने गेको रोबोट से बना लिए हैं। यहाँ तो ये जो आदमी है ये गेको रोबोट की तरह जा रहा है, जो ये ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज नथिंग बट ओनली गेको टेप। तो आप सोचिए, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ा मजेदार। वो उदाहरण ये है कि ये जो मेढक आपके सामने दिख रहा है, ये छोटा सा मेढक है जिसका नाम है ट्री फ्रॉग। इट इज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट एरियाज। ये वीडियो नहीं चल पा रहा है, आई एम सॉरी। तो मैं आपको एक इसके खास बारे में बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त की मदर की डेथ हो गई। तो मैंने वो पूछा उससे कि मम्मी को हुआ क्या था। वो तो बहुत अच्छी थी हेल्थ में, कोई डायबिटीज नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं। तो बोले नहीं, मम्मी बाथरूम में फिसल के गिर गई थी, जिससे उनको बोन फ्रैक्चर हो गया, हिप बोन फ्रैक्चर। और वो करीब 89-90 साल की थी, तो ऑपरेशन संभव नहीं था। तो उसके बाद उनको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया एंड शी डाइड। अब आप सोचिए, छोटी सी समस्या है, लेकिन इस समस्या से कितने बुजुर्ग लोग, खास करके जो सीनियर सिटीजन है, देयर बोन्स आर वीक ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो वो जो वीक बोन है, जब आप ज्यादा उम्र में गिरते हैं तो बड़ी जल्दी हड्डियां टूट जाती हैं और फिर उनका रिपेयर या उनका जुड़ाव भी आसानी से नहीं हो पाता है। सो आई मेट अ चाइनीज साइंटिस्ट इन चाइना, जिसने सिर्फ इसको वॉच किया। और अगर ये वीडियो चलता तो मैं आपको दिखाता कि ये जो छोटा सा मेढक है, ये मेढक क्या करता है कि ये जंप नहीं करता है जैसे हरिद्वार में लखनऊ के मेढक होते हैं। ये चलता है बिल्कुल, और चलने के साथ साथ ये वॉक करता है। तो ये कभी गिरता नहीं है। दैट वाज द होल ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट साइंटिस्ट। तो उसने पाया कि जो ये है मेढक, इसके आप यहाँ पे दाहिने ऊपर देखेंगे तो इस तरह से ग्रूव्स होते हैं, जिनसे ये ऐसे पूरा जो भी आप लेते हैं, जहां पर ये लिम्ब पड़ता है, पैर पड़ता है, तो पानी किनारे चला जाता है। इसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में हजारों बड़े स्ट्रॉन्ग सकर्स होते हैं, जिनसे ये ग्रिप बनाता है एंड ही नेवर फॉल्स डाउन। और इससे क्या फायदा हुआ कि उसने यही स्टडी करके ऐसे जूते, चप्पल, सैंडल डिजाइन कर दिए, जिनको पहनने के बाद आप कभी स्लिप करके बाथरूम में या आपकी दादी नानी दादा नाना जी नहीं गिरेंगे। दैट मीन्स एक छोटे से इस ऑब्जर्वेशन से, एक ट्री फ्रॉग से हम भविष्य में कितने लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे।
अब मैं आपको एक और नेचर की बात बताना चाहता हूँ। एक बड़ी सिंपल सी चीज है, जब भी आप कभी आज रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी भी छोटे से शहर में भी, तो अगर आपको वो कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक देता है तो एक प्लास्टिक एक्स्ट्रा जरूर देता है। कि आपको कैन यू इमेजिन, जो ये प्लास्टिक के स्ट्रास हैं, दे आर यूज्ड इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अल्टीमेटली ये डिग्रेड नहीं होते हैं, दे फाइनली एंड अप इन द ओशन। और ये कारण है एक बहुत बड़ा हमारे मैरीन पोल्यूशन का। अब आप देखिए इसका समस्या का समाधान नेचर से कैसे निकलता है। मैं आपको एक जने से मिलाना चाहूंगा जो आपके सामने खड़े ब्लू शर्ट में। इनका नाम है त्रान मिन तियन। ये वियतनाम में रहते हैं और इन्होंने देखा कि उनके यहाँ पर एक ऐसी घास होती है जो अंदर से हॉलो होती है, जैसे एक्स्ट्रा होता है। तो व्हाट ही डिड, ही कट इनटू पीसेस लाइक एक्स्ट्रा, और आप देखिए इस तरह से दो जो घास जिसका नाम था लेपोरोनिया आर्टिकुलेटा, उस घास को छोटे छोटे पीसेस में काट के उन्होंने स्ट्रा बना दिए। एंड दीज स्ट्रास, दे आर ग्रीन, दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे डोंट डू एनी पोल्यूशन। और आप सोचिए नेचर में कितना बड़ा सोल्यूशन मिला एक ऐसी समस्या का, और अभी इसकी उन्होंने मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह की घास हमारे देश में भी है। Why don't we go ahead and develop these biodegradable, eco-friendly green straws for our use? अब मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में दिखाना चाहता हूं जो बहुत सिंपल सा है, आप सबके आसपास होगा, जिसको हम नीम कहते हैं। ये जो फोटो है, ये फोटो है कोयम्बटूर एयरपोर्ट का। किसी एयरपोर्ट के पास आपने देखा होगा कभी भी वहां पर पेड़ तो बिल्कुल नहीं रहते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोयम्बटूर एयरपोर्ट के पास इस पेड़ को काटा नहीं गया है। एंड व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये नीम है, और नीम के लिए आपको जैसे पता है, कहा जाता है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट हॉस्पिटल है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो नीम है हमसे कह रही है कि व्हाट डू यू थिंक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट अवेयर अबाउट माय बेनिफिट्स, और तभी उन्होंने हमको शायद नहीं काटा है। ये आपके सामने उसका पेड़ है, हम सब ने इसको देखा है, पत्तियां, उसका जो सीड है। और नीम को अगर आप देखें तो नीम में जो सबसे खास बात क्या है, इसमें ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, और हमारे लिए ये जो सबसे सेफेस्ट पेस्टिसाइड दुनिया का बना है, कीटनाशक, वो भी नीम से बना है। और आज जितने भी चाय बागान है हमारे देश के या और देशों के, उनमें जो पेस्टिसाइड यूज होता है वो नीम का पेस्टिसाइड यूज होता है। उसके बाद अगर आप ने देखा होगा चिकन पॉक्स किसी को हो जाती है तो उसके कमरे में नीम की पत्तियां रखते हैं, उसके पानी को बॉयल करके नहलाते हैं। लंबे और स्ट्रांग बालों के लिए भी अगर आप नीम की पत्तियों के बॉयल करके जो उसका रस होता है उससे अगर आप वॉश करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे होंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बनाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। हम सब आज से अगर 30 साल पहले की बात करें तो ज्यादातर हम लोग सुबह उठते ही पहला काम करते थे, दतून किया करते थे, नीम की दतून हमारे अपने दांतों में। एक और आपको घटना बताना चाहूंगा। सपोज देयर इज ए हार्ट पेशेंट इन योर फैमिली, तो एक उनको दवा दी जाती है, द नेम ऑफ द ड्रग इज सॉर्बिट्रेट, और उनसे कहा जाता है कि दादाजी ये जेब में दवा रखे रहिएगा, कभी आपको हार्ट में तकलीफ होगा जिसको तुरंत जबान पे रख लीजिएगा, जिससे बहुत तेज एब्जॉर्प्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, आप हार्ट अटैक से बच जाओगे। अब आप सोचो कि जब आप सुबह सुबह पहला काम अपनी जिंदगी करते थे नीम की दतून, तो आपको नहीं लगता था कि नैनो क्वांटिटी में नीम के ये सारे औषधि गुण सुबह सुबह आपके टंग के थ्रू एब्जॉर्ब होके बॉडी में चले जाते थे। दैट मींस दैट यूज्ड टू प्रोवाइड अस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, कितनी सारी प्रॉपर्टीज थी, और ओरल कैंसर में बहुत इफेक्टिव है नीम की दतून। अब आप देखिए कैसे हम इसको भूल गए और ये चीज कैसे विदेशों को जाने लगी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो नीम की दतून कह क्या रही है हमसे, ये जो सेंटेंस मैंने लिया है, मैं अमेरिका के एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था, वहां पर नीम की दतून बिक रही थी भारत से इंपोर्ट की हुई, और उसमें जो अमेरिकन था उसका परिचय दे रहा था कि आई एम सेलिंग ए टूथ ब्रश विद बिल्ट इन टूथ पेस्ट एंड ऑल्सो ए टंग क्लीनर। आपने देखा होगा कि जब हम दतून कर लेते हैं तो उसको फिर 2 में डिवाइड करके इंस्टेंट टंग क्लीनर बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में थी, और कैसे हम इनको भूल के टूथपेस्ट की तरफ चले गए। और आज नतीजा क्या है, आप किसी डेंटिस्ट के हॉस्पिटल पे आप चले जाओ तो क्या होगा कि आपको वहां पर
बच्चों की लाइन मिलेगी, दे आर सफरिंग फ्रॉम द कैविटी, या तरह तरह की टूथ की प्रॉब्लम्स हैं, ओरल कैंसर बढ़ रहा है। कारण क्या है? हम नीम की दतून को भूल गए। ये देखिए, वो अमेरिका में 6 दतून लगभग 700 रुपए की बिक रही हैं। और आप देखिए कि सिर्फ नीम को अगर हम मुंह के लिए बात करें तो उसमें कितने फायदे हैं। एंटीबैक्टीरियल है हमारे मुंह के लिए, हमारे टीथ हेल्दी और गम्स अच्छे रहेंगे, मसूड़े। हमारे ब्लड को प्योरीफाई तो करते ही है, जो बदबू निकलती है सांस से, अगर आपको पायरिया या जिंजीवाइटिस हो जाती है, वो भी इसको रोकती है। जो गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, दैट आल्सो इट स्टॉप्स प्लैक फॉर्मेशन। आपने देखा होगा ना कि एक पत्थर जैसे अंदर दांतों पे जमावट हो जाती है, बड़ी स्ट्रांग, मजबूत, उसको भी ये करता है। दांतों को पीला नहीं होने देता है, और सबसे बड़ी बात है, हमें ओरल कैंसर से बचाता है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव इन इंडिया, वी हैड इन इंडिया, लेकिन हम इसको भूल गए। और आज हम किसी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के बताए हुए टूथपेस्ट को करते हैं, और बड़ा अपने को स्मार्ट महसूस करते हैं। मैं आपको अब एक और नई चीज के बारे में बताना चाहूंगा। आप सबने कभी न कभी कोणार्क सन टेम्पल देखा होगा उड़ीसा में। अगली बार जब आप जाइएगा, सीट वेरी केयरफुली। ये जो पूरा मंदिर है, ये 13वीं शताब्दी में बना था, आज से 700 साल पहले। आप सोचिए, 13वीं शताब्दी में कोई एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक नहीं बने थे, और उस समय भी महिलाओं को डिलीवरी होती थी। तो पोस्ट डिलीवरी हाउ द लेडीज वर टेकिंग केयर ऑफ देयर इन्फेक्शन, तो उसका आंसर इस मंदिर की एक मूर्ति में है। आप गौर से एक महिला को देखिएगा, यहाँ पे खड़ी है, इसके पैरों के बीच में एक बर्तन है, और इस बर्तन में क्या किया जाता था? नीम की पत्तियों को हम जलाते थे, और जो धुआं होता था, उस धुएं से द एंटायर बॉडी ऑफ द लेडी यूज्ड टू बी डिसइंफेक्टेड। दैट इज द काइंड ऑफ मेडिकल साइंस वी हैड इन आवर कंट्री, जो पत्थरों में 700 साल पहले हमारी लिख दी गई थी, बट वी फॉरगॉट दैट। तो यहाँ नीम हमसे कह रही है कि डियर ह्यूमंस, यू हैव फॉरगॉटन मी, नॉट आई। मैं आपको नहीं भूला हूं, भूल तो आप मुझे गए हैं। अब आप सबने देखा होगा कि कोरोना काल में काढ़ा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने हमको फिर से जिसकी याद दिला दी, वो था गिलोय, टीनोस्पुरा कार्डिफोलिया। मैं जब छोटा था तो मुझे स्थानीय भाषा में लखनऊ में इसको गुर्च कहा जाता है, और ये कहा जाता था अगर किसी को क्रॉनिक फीवर हो, बुखार नहीं उतर रहा हो, तो इसका जो है वो हम इसकी जो स्टेम जैसी रचना होती है, उस डंडी को हम कुचल के बॉयल करके उसका काढ़ा पिला देते थे, तो वो ठीक हो जाता था। अब सवाल है, जो गिलोय है, टीनोस्पुरा कार्डिफोलिया है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसको एक बहुत बड़ा स्थान दिया है। और जो गिलोय है, इसके लिए कहा जाता है द रूट ऑफ इमोर्टेलिटी, यानी हमें बिल्कुल अमरत्व की ओर ले जाने वाली एक ऐसी औषधि जिसका हिंदी में नाम अमृता रखा गया है। इसको हम भूल ही चुके थे। कोरोना का धन्यवाद कि उसने हमको गिलोय की याद दिला दी कि हमारे पास इतनी विलक्षण औषधि मौजूद है, और जो ये है, इसको एफडीए से भी अप्रूवल मिल गया है। सोचिए तो आप, कितनी बढ़िया बात है। और इसको हम, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। इसको जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तना जैसा है, इसको हम काट के, इसको उबाल के इसका काढ़ा पी सकते हैं, इसका पाउडर बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैप्सूल में, और ये आपको दिख जाएंगे। खासकर जो गिलोय नीम पे चढ़ी है, दैट इज यूज्ड टू बी मोर मेडिसिनल। अब आप देखिए गिलोय के फायदे, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करती है, डाइजेशन इंप्रूव करती है, अस्थमा, आई डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक फीवर है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, एंजाइटी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। अब मैं आपको एक और ऐसी चीज के बारे में दिखाना चाहता हूं, ब्लैक पेपर। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि जब आज से 400-500 साल पहले ब्लैक पेपर सिर्फ भारत में, वो भी केरल में होता था, दुनिया में कहीं भी काली मिर्च नहीं उगाई जाती थी। और इसको लेने के लिए, इन मसालों के लेने के लिए वास्को डिगामा पुर्तगाल से 3 बार भारत आए थे जान पे खेल के, और तीसरी बार उनकी डेथ हो गई थी कोचीन में, और वहीं उनका शव दफन कर दिया गया था। बाद में उनकी डेड बॉडी को वहां से निकाल के पुर्तगाल वापस ले जाया गया। नाउ व्हाई ही वाज कमिंग ऑल द वे एवरी टाइम, इज रिस्किंग हिज लाइफ टू इंडिया, टू कोचीन, स्पेशली टू केरला। और उसमें मेन कारण होता था टू टेक ब्लैक पेपर, जिसको उस समय ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। कारण क्या था? यूरोप में इस समय आपको पता है बर्फ गिर रही है, और वहां कई महीने बिल्कुल भयंकर बर्फ गिरती है, और आप घर से बाहर नहीं निकलते, खाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो वहां मीट को ब्लैक पेपर और नमक के साथ
काफी समय तक, लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता था, एंड दैट वाज द रीजन दे वर रनिंग टू इंडिया टू गेट ब्लैक पेपर। उसके अलावा अगर आप काली मिर्च के गुणों को देखिए आप, तो ये हमें, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो काढ़ा में, तो आपने देखा होगा चाय में कितना बढ़िया हमारे गले के लिए है। ये हमारे वजन कंट्रोल करने में सहायता करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, कैंसर रोकती है, इंटेस्टाइन और स्टमक के लिए पूरा एक क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करती है। इसमें पोटेशियम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल और कंट्रोल रहता है। आरबीसी प्रोड्यूस करने में ये जो ब्लैक पेपर है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ब्लड कैंसर से आप सोचिए बचाव के लिए कितना प्रभावी है। इट इज वेरी रिच इन विटामिन बी एंड प्रोड्यूसेस कैल्शियम, और ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी रोकता है। अब आपको याद होगा हिंदी फिल्मों का एक गाना जिसमें एक महमूद साहब गाया करते थे, तो यही ब्लैक पेपर हमसे वो गाने के रूप में कह रही है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दैट मीन्स सो व्हाट इफ आई एम ब्लैक बट आई एम रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अब मैं एक और आपको चीज बताना चाहूंगा जिसपे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में, जो CSR का संस्थान है, इस पे रिसर्च हुई। और रिसर्च का कारण क्या था कि अगर आप अंग्रेजों के समय को याद करिए, जब स्पिनिंग मिल और बहुत सारी टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी हमारे देश में, तो वहां सभी वर्कर्स को रोज 200 ग्राम गुड़ दिया जाता था। अब क्यों गुड़ दिया जाता था? चाय बनाने के लिए नहीं, गुड़ का कारण था, उनसे कहा जाता था गुड़ आप खाइए, बिकॉज जो गुड़ है वो आपके लंग्स की इम्प्योरिटीज को दूर कर देता है। तो अगर आपके लंग्स में फाइबर जा रहे हैं एस्बेस्टस की फैक्ट्री में, कॉटन मिल में, टेक्सटाइल मिल में, तो अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे रोज, तो यू विल बी सेफ फ्रॉम द लंग कैंसर एंड अदर डिजीजेस रिलेटेड टू द लंग्स। तो आप सोचिए गुड़ इतना महत्वपूर्ण था, तो एक डॉक्टर AK साहू थे जिन्होंने इस पे काम किया, एंड ही कुड एस्टैब्लिश कि गुड़ का सीधा संबंध हमारे फेफड़ों को सही करने में कितना बढ़िया है। तो आप सोचिए कि ये हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है, मिनरल्स देता है, हमें एंटी कैंसर चीजें देता है, और जो हमारे शरीर में हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक होता है। और दुखद बात क्या है कि आज हम गुड़ को भूल ही गए। अगर कोई गुड़ खाता भी है तो कहा जाएगा बड़ा देहाती आदमी है, या अगर किसी ने खरीदते देख लिया तो कहेंगे अरे क्या बात है। अब एक यहाँ विदेशी आया है और इंग्लिश को गुड़ में कहा जाता है जैगरी, सो ही वांटेड टू हैव जैगरी। अब वो दुकानदार से कहता है कि भाई मुझे एक शक्कर जैसा चाहिए ब्राउन कलर का, विच इज स्वीट, बड़ा इंपॉर्टेंट है खाने में, बट आई नो द नेम इज जैगरी। अब दुकानदार के सामने तो सैकड़ों को गुड़ रखा है, किलो गुड़, लेकिन वो कंफ्यूज है कि जैगरी कौन सी चीज है, वो बेचारा जैगरी नहीं जानता है, एंड द फॉरेनर डजंट नो व्हाट इज अ गुड़। तो आई थिंक ये एक मजेदार बात है कि हम इन चीजों को, अगर आज ये चीजें हमसे ज्यादा विदेशों की निगाह हमारे गुड़ पे, हमारे नीम पे, हमारे गिलोय पे है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा हल्दी के बारे में। हल्दी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो है एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड तो है ही है, इसमें जो करक्यूमिन पाया जाता है वो ब्लड कैंसर के लिए बहुत प्रभावी है। मैंने हल्दी पे 20 साल काम किया है CDRI में, और इसमें आंखों के लिए यूवेटिस एक बीमारी होती है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हल्दी से हम लोगों ने ब्रेन स्ट्रोक की दवा बनाई है इन CDRI। तो आप सोचिए ब्लड सर्कुलेशन में, और सबसे छोटा सा उदाहरण आप सबको याद होगा, बचपन में जब कभी चोट लगती थी तो हमारी अम्मा जी आपको हल्दी के दूध का मिक्सचर पिला देती थी, जल्दी से हल्दी पाउडर घोल के, और कहा जाता था कि चलो चोट है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कैसे हम इसको भूल गए, सोचिए हल्दी को। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका अमेरिका ने पेटेंट भी फाइल कर लिया गया था, लेकिन भारत में बाद में पेटेंट जीते हम लोग। और दिक्कत क्या थी, जो पेटेंट फाइल करने वाले लोग थे जो भारतीय मूल के ही लोग थे, और उन्होंने यूज ऑफ टर्मेरिक इन वुंड हीलिंग इसके लिए पेटेंट लिया था हल्दी का। और उसमें एक साहब जो कोहली थे वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने कोहली नाम की स्पेलिंग ही बदल दी थी, इंस्टेड ऑफ KOHLI उन्होंने COHLY लिख दिया था, ताकि नाम से कोई पकड़ ना पाए कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और इस तरह से इस पे केस चला, और 21 अप्रैल 1998 में हम इसका पेटेंट जीते। और आपने देखा होगा, और सिर्फ 5 लाख रुपए भारत के खर्च हुए, 18 महीने लगे, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती। और ये हल्दी घाटी की दूसरी लड़ाई कही जाती है, व्हेन डॉक्टर माशेलकर वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। तो यहाँ पर आपने देखा होगा हल्दी से एक विको टर्मरिक वेनिशिंग क्रीम भी बनती है। तो हमारे फेस के लिए हल्दी कितनी बढ़िया है। और आपने देखा होगा कि जब कोई शादी ब्याह होता है तो हल्दी का ऑप्टन जरूर लगाया जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बेसिकली इट क्लीन्स, इट्स एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें होती है।
तो यहाँ पर एक युवा वैज्ञानिक को 100 किलो हल्दी दी गई और उनसे कहा गया कि इसमें से करक्यूमिन निकालना है विच इज 2 to 4%। तो डायरेक्टर साहब ने पूछा उनसे कि 1 साल हो चुका है, आपने अब तक 1 मिलीग्राम करक्यूमिन सप्लाई नहीं किया, चक्कर क्या है? तो उसने कहा सर जो मेरी कोलीग है इनका जब चेहरा आप इधर घुमा के देखेंगे ना तो इनके चेहरे की चमक आपको बताएगी कि सारी हल्दी जा कहाँ रही है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग करक्यूमिन आउट ऑफ दैट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग समथिंग एल्स। अब एक और विलक्षण चीज हम सब इस्तेमाल करते हैं, अदरक। और आयुर्वेद में अदरक को डिवाइन मेडिसिन कहा जाता है ना। जो सबसे खास बात क्या है कि इट हैज अ वेरी यूनिक बायो एनहांसर की तरह काम करती है। व्हाट इज बायो एनहांसर? कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल ले रहे हैं और आप अदरक भी ले रहे हैं साथ में, तो उस एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड की एफिकेसी दैट ऑलमोस्ट इंक्रीजेस बाय 50%। तो ये कितना बढ़िया काम है। और ये कहा जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और 12 ऐसे तत्व होते हैं विच आर सुपीरियर टू विटामिन सी। तो इतनी विलक्षण चीज हमारे देश में है। अब सवाल है, मैं एक बार लेक्चर दे रहा था तो एक ने कहा कि अदरक तो हमारे थाईलैंड में भी होती है। मैं थाईलैंड में ही शायद लेक्चर दे रहा था। तो आप क्यों कहते हैं कि इंडियन जो है अदरक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट? तो हमने कहा अदरक तो पूरी दुनिया में होती है। मैं तो अभी टर्की गया तो वहां भी अदरक थी, जर्मनी में भी अदरक मिल गई।